तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज में हम लोग एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है 6 जुलाई 2022 का थर्ड शिफ्ट का पूछा गया जीके जीएस के जितने भी 25 क्वेश्चन हैं उन सभी का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आई होप इससे पहले जो वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं वो आप जरूर देखे होंगे और उससे आपको फायदा मिला होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और प्लीज प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले आइकन को प्रेस कर ले ताकि ये सभी वीडियो जो अपलोड किए जाएंगे वो आप तक पहुंचते जाए। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे शिफ्टों में रिपीट हुए हैं, तो हो सकता है जो अपकमिंग एग्जाम है एमटीए 2024 का उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं और नेसेसरी आएंगे। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, ध्यान से समझते जाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। मोलस्का संघ मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अकॉर्डिंग एक भी और क्वेश्चन आया था पिछले शिफ्ट में, तो आप उसे भी जरूर से देख ले उस शिफ्ट वाले वीडियो को। तो जो मोलस्का संघ का इसमें उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है वो मोलस्का संघ का एक उदाहरण माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्टोपस हो जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं डॉल्फिन। तो डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन एक स्तनधारी जगत में रखा गया है। डॉल्फिन को किस जगत में रखा गया, स्तनधारी जगत में रखा गया है। समुद्री घोड़ा को मत्स्य जगत में रखा गया है। और जो राज करकट है यानी कि किंग क्रैब, इसको ऑर्थोपोडा जगत में रखा गया है। तो ये सभी चीजें भी आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को मोलस्का संघ में रखा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। इसी कोलकाता बंदरगाह से जो ब्रिटिश है अपना व्यापार करते थे, ये बहुत ज्यादा इसके लिए फेमस है, इसे भी आपको याद रखना है। और ये जो डायमंड हार्बर यानी कि जो ये पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता बंदरगाह है, ये किस नदी के मुहाने पे है, तो ये हुगली नदी के मुहाने पे है। ये सभी आपको याद रखना है। और ये जो मंगलोर भी आपको याद रखना है। जो मंगलोर बंदरगाह है ये कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है मंगलोर। कोचीन बंदरगाह कहाँ का है, तो कोचीन बंदरगाह आपका केरल का बंदरगाह है जो कि केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। और ये बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। बात कर लेते हैं पोर्ट ब्लेयर की। तो पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि अंडमान निकोबार की जो केंद्र शासित जो प्रदेश है वहीं पे ये हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह, जिसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो कि 21 में खेला गया था में कांस्य पदक जीता है। तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसे कांस्य पदक दिया गया था 2020 का ओलंपिक वाला में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीवी सिंधु को दिया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। सबसे ज्यादा अभिक्रिया धातु कौन है, इसके अकॉर्डिंग उसमें से चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील किसमें होता है, सोडियम में। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। अच्छा, बात कर लेते हैं दूसरे, इससे कम अभिक्रियाशील किसमें हो जाएगा, जस्ता। जस्ता को इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पे रख सकते हैं। और उसके बाद लोहा, और सबसे लास्ट यानी कि इस ग्रुप में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील तांबा का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन पे 5। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। तो बताना है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके तहत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान किया गया है, इसका आपको आंसर बताना है।
तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है अनुच्छेद 40 में किया गया है, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 40 में किया गया है। अच्छा, बात कर थे अनुच्छेद 50 की, तो अनुच्छेद 50 में क्या डिस्कशन है, जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है उसके बीच जो शक्ति है उसका पृथक्करण का डिस्कशन अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद बात कर लेते हैं 30 का, तो 30 का डिस्कशन किसमें किया है, 30 में जो किया गया है शिक्षा संस्थाओं की जो स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में किया गया है। 60 का भी जरा से देख लेते हैं, तो 60 में क्या है, जो राष्ट्रपति है उसका शपथ ग्रहण का डिस्कशन अनुच्छेद 60 में किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। छठे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इसमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। तो एक 10 साल का हाथी था जिसे आधिकारिक 10 वर्ष का हाथी था जिसे आधिकारिक शुभंकर के रूप में बनाया गया था, और इसका जो नाम था वो आपको कमेंट में करके बताना है इसका नाम क्या था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्था की ओर से जो अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था। जो राष्ट्रीय अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अर्पणा सतीशन को दिया गया था। किसे दिया गया था, अर्पणा सतीशन को ये दिया गया था। बात कर लेते हैं छाया कुमार, तो ये भांगड़ा नृत्यांगना है, भांगड़ा ये करते हैं छाया कुमार। और शोभना नारायण, तो जो शोभना नारायण है ये कथक करते हैं। और प्रभुदेवा जो कि एक भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है जिन्हें, ये एक बहुत अच्छे नर्तक और अभिनेता भी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में कौन सा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का आंसर। तो इसका हो जाएगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा ये किया गया था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यह विधेयक जो है संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधित करना चाहता था। बात कर लेते हैं गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय अभी जो सभी न्यू बने हैं उन सभी को एक बार आपको देख जरूर से लेना है कि क्या क्या है। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पे 9, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। बताना है कि इसमें से कौन सा है जो औरंगजेब के अधीन का एक मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। तो बताना है ये कि औरंगजेब के समय का, यानी औरंगजेब के द्वारा बनाया गया कौन सा है इसमें से। तो बात कर लेते हैं इसका, तो मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है, ये औरंगजेब के समय का एक वास्तुकला का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ताजमहल, ताजमहल को किसने बनवाया था, तो ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, जो कि अपनी पत्नी के याद में, मुमताज महल के याद में बनवाए थे। और ये मुगलों का एक बहुत ही स्थापत्य कला का बहुत अच्छा उदाहरण देता है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, इसको इसकी ये भी मुगल स्थापत्य कला का एक उदाहरण देता है, जिसका निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण 1650 ईस्वी में किया गया था। और कौन किया था, तो शाहजहां के द्वारा ये किया गया था। कुतुब मीनार की बात कर ले तो कुतुब मीनार भी दिल्ली में स्थित है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बनाने के लिए शुरू किया था, लेकिन बीच में पूरा नहीं हो पाया था और मर गया था। फिर उसका उत्तराधिकारी जो था इल्तुतमिश, उसको इसको पूरा करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक प्रभुत्व मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो सबसे जो बेरोजगारी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा डी, हरियाणा। ठीक है, तो ये सभी आप स्किप भी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को क्या कहा जाता है। तो आत्मकथा वाला पुस्तक मैंने आपको पहले भी बताया है, तो पिछले वाले वीडियो में भी आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो अभिनव बिंद्रा है, उनकी आत्मकथा का पुस्तक का क्या नाम है, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। अ शॉर्टेड हिस्ट्री जो है इनकी आत्मकथा लिखी गई है।
अच्छा, इसमें और भी कुछ है जिसको भी देख लेते हैं। तो जो हंटिंग द हार्ड वे, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये हॉवर्ड हिल की आत्मकथा है। और शॉर्ट फायर्ड किसकी आत्मकथा है? तो शॉर्ट फायर्ड जो आत्मकथा है ये सीजे बॉक्स की आत्मकथा है। और फायरिंग पॉइंट जो है ये माइक मैडेन की आत्मकथा है। तो ये सभी भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन। 1527 में जो खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बेसिकली बताना यह है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में, वो किसके किसके बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा क्या हो गया था? हार गया था, और वो खुद को गाजी की उपाधि धारण किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर। बाबर इसका आंसर हो जाएगा। बाबर जो है 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हरा देता है। राणा सांगा को क्या करता है? हरा देता है। और उसके बाद ये बाबर जो है वो मुगल वंश का संस्थापक बन जाता है, और ये गाजी की उपाधि धारण कर लेता है बाबर। अब बात कर लेते हैं दौलत खान लोदी की। तो ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो कि इब्राहिम लोदी के शासन काल में ये उसका लाहौर के गवर्नर था, ठीक है। मोहम्मद बिन शाह प्रथम, ये रंगीला मुगल बादशाह के रूप में जाना जाता है, जिन्हें 1719 में सिंहासन पर बैठा था। ये भी याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नसरुद्दीन हुमायूं की। तो ये मुगल काल से संबंधित है, जो कि 1530 ईस्वी में, यानी कि 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा के 23 वर्ष की अवस्था में वहां पे आगरा के गद्दी पर बैठे थे, ये याद रखना है। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन पे, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है 13 का आंसर। तो जो बिंदुसार था, इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जो कि मौर्य काल का दूसरा शासक हुआ था बिंदुसार। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन था? बिंदुसार। तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसमें और भी कुछ है, इन सभी को कौन कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। और समुद्रगुप्त जो है, इसे विक्रमक या फिर अश्वमेधकर्ता या भारत का नेपोलियन, ये सभी, या फिर कविराज, इन सभी की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था। कनिष्क कनिष्क जो था, ये कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, जिसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 का जनसंख्या इतना ज्यादा पूछा है, हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ, एक ना दो क्वेश्चन 2011 की जनसंख्या से दिया ही गया है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ ले, तो आप पिछले वाले वीडियो भी देख सकते हैं, या तो 2011 की जनसंख्या से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। तो बताना ये है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। कौन आता है? महाराष्ट्र। और जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर आता है बिहार का। बिहार है जो तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, और पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। तो ये सभी है जो कुछ सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। अप्रैल 2022 में आसनसोल, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी? आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा का था, टीएमसी उम्मीदवार, उसी ने है जो जीत हासिल किया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्राकृतिक यौगिक है जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है? तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्लोरोफिल जो है वो पौधे के प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। अच्छा, पौधे के प्रकाश संश्लेषण की बात कर ले तो इसमें क्या क्या जरूर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, तब प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं, जिसके द्वारा अपना वो भोजन बना पाते हैं। ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था? ये जो समाज है, इससे हर शिफ्ट में अभी तक देखा गया क्वेश्चन है कि लगभग हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो ये जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया कौन सा समाज है, वो आपको बताना है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया समाज 1828 में ब्राह्मण समाज। जो ब्राह्मण समाज है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ यहाँ पे और भी है, जैसे प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसके द्वारा किया गया था? तो केशव चंद्र के सहयोग से, जो एम जी रनाडा के द्वारा किया गया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर भी इसमें शामिल थे। और बात कर लेते हैं अकाली दल। तो अकाली दल की स्थापना, अकाली दल जो है इसका 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना भी पहले पहले वाले क्वेश्चन में पूछ चुका है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य स्वामी समाज की स्थापना किया गया था। ये सभी चीज आपको याद रखने हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो निशागंधी उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो निशागंधी उत्सव है भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अच्छा, मध्य प्रदेश की भी एक बहुत ही बढ़िया उत्सव है, उसको भी आपको याद रखना है। तो लोक रंजन जो उत्सव है, ये मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा उत्सव है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा, उड़ीसा में एक उड़िया डांस फेमस है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे उड़ीसा में कोणार्क नृत्य महोत्सव भी मनाया जाता है। और बात करें तो राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको याद रखना है झूमर जो नृत्य महोत्सव है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है राजस्थान का। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने साल तक का होता है? तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने साल तक का होता है? 5 वर्षों तक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका के डैश बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जोड़ती है। कौन है जो भारत और श्रीलंका के टापुओं के समूह को जोड़ती है? तो एडम्स सेतु, एडम्स सेतु जिसे आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, वो जो है भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो भारत के बाहर में स्थापित किया गया एक क्रांतिकारी संगठन था, जो कि लाला हरदयाल के नेतृत्व में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था गदर पार्टी। इसको स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल। तो याद रखना है, लाला हरदयाल के द्वारा यह स्थापित किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ में किया गया था? तो फ्रांसिस्को, सेन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में स्थित है, वहां पे किया गया था इसकी स्थापना, ठीक है। बात कर लेते हैं भारत की जनता पार्टी की। तो जो भारत का जो जनता पार्टी है, ये इसका जो स्थापना है मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब किया था? 1951 में। और कौन किए थे, उनका नाम भी आपको याद रखना है, मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसकी जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो एओ ह्यूम, दादा भाई नेहरूजी और दीन शाह बाचा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की अगर बात कर ले तो इसका जो स्थापना यानी कि नियुक्ति है 8 नवंबर 1927 को की गई थी। 8 नवंबर 1927 को इसकी की गई थी। ये आपको याद रखना है।
अच्छा, बात कर ले कि इसकी तो कैबिनेट कमीशन की, तो इसमें 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें से एक भी भारतीय नहीं थे। तो एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 22 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने की स्थापना किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। 1956 में ये किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको भारतीय जीवन बीमा निगम इसका हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर ये हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी या किसके द्वारा गाया गया था? किसके द्वारा गाया गया था ए मेरे वतन के लोगों? तो ए मेरे वतन के लोगों लता मंगेशकर, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा ये लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों किनके द्वारा लिखा गया था? स्वर कोकिला लता मंगेशकर के द्वारा लिखा गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। मोना एक ऐसी सागर के बारे में लिखती है। मोना है जो एक ऐसी महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का क्या नाम है आपको बताना है। तो अगर देखें अगर मैप में, तो ये मैप है हमारा, तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका, और इस उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करने का काम कर रहा है। तो ये है आपका इसका जो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर जब आप मैप में देखेंगे तो इसका जो आकार है वो लगभग एस साइज का आकार बनता है। अगर अटलांटिक महासागर को अगर मैप में देखेंगे तो लगभग इसका जो आकार है एस साइज का आकार बनता है। ये सभी आपको याद रखने हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसका आकार एस साइज का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कौन सा महासागर है जिसका आकार त्रिभुजाकार होता है? तो ये देखिए, जो इंडियन ओशियन है उसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार होता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत का किस राज्य से है ये आपको बताना है। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में और भी नृत्य शैली होता है, जैसे डंडा, कर्मा, गौड़ी और पंडवानी और ककसार। ये सभी नृत्य शैली जो है छत्तीसगढ़ में और भी मनाए जाते हैं। तो ये सभी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में है कौन कौन? डंडा, गौड़ी, कर्मा और पंडवानी और ककसार। ये आपको याद रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी है? तमाशा, जो कि बहुत ज्यादा पूछा गया है, तमाशा महाराष्ट्र में है। कोली, लावनी और नकटी। तो लावनी और तमाशा ये आपको याद रखना है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पंजाब की बात कर ले तो पंजाब में भांगड़ा है, झूमर है, गिद्धा है और जूली है। ये भी आपको याद रखना है। केरल की बात करें तो केरल में कौन सा है? ओटम और थुलाल, कथकली और मोहिनी अट्टम। ये केरल की प्रमुख नृत्य शैली है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप सेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।